हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात की थी। उस वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से हम पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। हमने वहाँ पर दो मेथड देखी। एक मेथड था लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिससे हमें रिमाइंडर पता चलेगा, बट उसमें हमें बहुत लंबा कैलकुलेशन करना होता है। दूसरा एक सिंपल मेथड देखा, जिसमें हमें सिर्फ जो डिवाइजर होता है उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमारे डिविडेंड की वैल्यू में पुट करना पड़ता है और डायरेक्टली हमें रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाती है। तो आज हमारे पास ये पेज नंबर 39 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आंसर आता है, क्या आंसर आता है। पहले मैं वो क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम से आपको सॉल्व करने बोला है, इसलिए मैं पहले रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करता हूं और उसके बाद हम देखते हैं कि डिवीजन मेथड से भी वही आंसर आता है या नहीं आता। ओके, तो चलो पहले एग्जाम्पल 9 हम देखते हैं। एग्जाम्पल 9 में दिस वन पी ऑफ एक्स मतलब हमारा डिविडेंड। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि इसको चेक कर, अब रिमाइंडर थ्योरम में हमें इसका पावर चेक नहीं करना होता है। अगर लॉन्ग डिवीजन है तो हमें चेक करना होता है कि इसके पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हो। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब लॉन्ग डिवीजन मेथड होती है तब पॉलिनोमियल्स की डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तभी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलो इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो हमारा डिवाइजर है उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा। तो उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट g ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। हम इसकी वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं। हमारा g ऑफ x है x माइनस 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। देखो बच्चों, LHS में -1 है, अगर ये -1 RHS में जाता है तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस का क्या होता है बच्चों, प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा x का 0 + 1 दैट इज़ 1। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1। देखो हमने डिवाइजर से x की वैल्यू निकाली, अब यही वैल्यू हम डिविडेंड में पुट करेंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। सबसे पहले स्टेप में मैंने डिवाइजर से x की वैल्यू निकाली। वो कैसे निकालेंगे, डिवाइजर को 0 ले लेंगे हम और उसको सॉल्व करेंगे, उससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। एंड इस वैल्यू को हम लोग अब किस में पुट करेंगे, डिविडेंड में पुट करेंगे। ओके बच्चों, चलो अब इसको हम पुट करते हैं हमारे डिविडेंड में। तो पुट इन p ऑफ x, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन p ऑफ x। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हम p ऑफ x में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। और बच्चों आपको पता है, जब हम किसी पॉलिनोमियल में x की जगह कोई वैल्यू रखते हैं तो उस पॉलिनोमियल को फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। जैसे अब मैंने 1 पुट की है तो इसका नाम हो जाएगा p ऑफ 1, है कि नहीं बच्चों। मैंने आपसे बताया था कि जब भी हम x की जगह दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पर हम उस नंबर को लिख लेंगे जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं। तो अभी हम x की वैल्यू ले रहे हैं 1, तो p ऑफ 1 आ जाएगा ये। इसका मतलब जितने भी x यहाँ पर होंगे उन सभी की जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा बच्चों, 1 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले है यहाँ पर x², तो x की जगह पर मैं रखता हूँ 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का पावर 4 बच्चों, क्लियर। इसके बाद में है प्लस, तो वैसा का वैसा प्लस, उसके बाद x³ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 2x² है बच्चों, तो 2 इंटू x की जगह पर 1 रखना है, फिर से 1 का स्क्वायर। ठीक है, हर एक पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोग को। फिर क्या है यहाँ पर -x, तो -1 + 1। देखो बच्चों ये पूरा इक्वेशन बन गया। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 का पावर आप कुछ भी ले लो 1 ही आएगा, सॉरी 0 लेंगे तो भी 1 आएगा, कोई भी ले लो नंबर पावर तो 1 ही आता है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको 1 प्लस इस 1 का क्यूब रहेगा तो भी 1 ही आंसर आता है, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाता है 1 एंड 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 2, -1 यहाँ पर है +1। अब देखो बच्चों, अब आपको इसे तो आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जितने भी प्लस है उनको प्लस कर लेता हूँ। तो देखो ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3। ओके, तो ये हो जाएगा 3। अब देखो बच्चों ये दोनों माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -2 -1 हो जाएगा -3 और हमारा आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब बच्चों कि हमारा रिमाइंडर है 0। क्या है बच्चों, रिमाइंडर क्या आया हमारा 0। और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है बच्चों, सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 मतलब g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों कि हमारा जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का एक फैक्टर बन जाएगा, जैसे कि हम तब से कुछ एग्जांपल से देख रहे हैं। तो देयरफॉर g ऑफ x
इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x बच्चों। तो इस तरीके से हमने रिमाइंडर थ्योरम से इसको सॉल्व किया, बड़ा ही सिंपल था। तो चलो क्या हम इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर पाएंगे बच्चों? क्या हम इसे लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर पाएंगे? तो आप अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो कमेंट में बताओ कि सर हमें ये लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना नहीं आ रहा। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये नहीं आया आपको लॉन्ग डिवीजन से, तो मैं आपको ये इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करके बताऊंगा। फिलहाल मैं इसको रिमाइंडर थ्योरम से ही रहने देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट आया था। मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों ने मुझे इस क्वेश्चन का डाउट पूछा था। ये तो मैंने रिमाइंडर थ्योरम का एक एग्जाम्पल लेने के लिए सॉल्व किया, क्योंकि बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम का एक ही एग्जाम्पल लिया था। तो ये देखो ये दूसरा एग्जाम्पल, तो अब आपको रिमाइंडर थ्योरम पूरा 100% क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब हम ये एग्जाम्पल 10 जो कि बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है उसके बारे में बात करते हैं। कैसा है ये क्वेश्चन? कैसा है मतलब जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन था उसी टाइप में ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है बच्चों। देखो ऊपर क्या है, एक पॉलिनोमियल दिया है, दूसरा पॉलिनोमियल दिया है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है बच्चों, इसलिए आप लोग डर गए। सबसे पहला देखो यहाँ पर x के टर्म में होता था तो आपको लगता था कि बहुत सिंपल है, x तो हमारा जाना पहचाना है, ये तो t में आ गया, तो आप लोग डर गए, t देखकर ही डर गए। तो बच्चों डरना नहीं है, मैंने आपसे कहा था अल्फ़ाबेट में हम कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, चाहे वहाँ पर a यूज़ करो, चाहे वहाँ पर आप t यूज़ करो, x y z कोई भी कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हो बच्चों। तो जैसे हम x के लिए सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको t के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी हमें पूछा गया है क्या ये g ऑफ t p ऑफ t का q ऑफ t का फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं बच्चों। कौन से दो तरीके हैं? या तो आप लॉन्ग डिवीजन से चेक करो कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम से हम चेक कर सकते हैं रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बच्चों सोचो यहाँ पर हमें क्वेश्चन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर हमें क्वेश्चन नहीं निकालना तो लॉन्ग डिवीजन करके इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, हमें तो सिर्फ रिमाइंडर ही चाहिए। तो हम डायरेक्टली रिमाइंडर मेथड यूज़ करके रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था। तो बच्चों ध्यान में रखो, सबसे पहला स्टेप रिमाइंडर थ्योरम का क्या होता है, जो हमारा डिवाइजर होता है बच्चों, डिवाइजर का मतलब मैंने आपसे बताया था कि डिवाइजर मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो देखो इससे हमें डिवाइड करना है, मतलब हमारे इस क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है g ऑफ t q ऑफ t का फैक्टर है या नहीं है, मतलब हम g ऑफ t से डिवाइड करके देखेंगे। ओके, g ऑफ t से हम डिवाइड करके देखेंगे। तो g ऑफ t से डिवाइड करना है तो सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, g ऑफ t को 0 लेते हैं। देयरफॉर पुट लेट क्या लेंगे हम, लेट g ऑफ t इज इक्वल टू 0, मतलब g ऑफ t को हम 0 लेंगे। इससे क्या होगा, हमें t की वैल्यू मिलेगी। किसकी वैल्यू मिलेगी बच्चों, किसकी वैल्यू मिलेगी, t की वैल्यू मिलेगी हमें। तो यहाँ पर हो जाएगा 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बच्चों। अब देखो यहाँ पर 1 है प्लस 1 है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तब ये हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा बच्चों, -1। तो 2t इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1। 0 माइनस 1 -1। बच्चों देखो अब LHS में 2t है, 2t का मतलब होता है 2 इंटू टी, याद रखो इसका मतलब हुआ 2 इंटू टी। अब 2 यहाँ पर LHS में मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, सोचो ज़रा, मल्टीप्लाई का होता जैसे प्लस का होता है माइनस, तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड बच्चों। तो ये 2 यहाँ पर साथ में है तो इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो बच्चों t की वैल्यू आ जाएगी 2 नीचे आ जाएगा, आंसर आएगा हमारा -1/2। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है। क्या आपको कुछ इसमें डाउट है? अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही सिंपल है। अब देखो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा इस रिमाइंडर थ्योरम का, हमने t की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, t की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ये वैल्यू को हम हमारे डिविडेंड में पुट करेंगे। डिविडेंड मतलब जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं या जिसके हम फैक्टर निकाल रहे हैं बच्चों। तो ये वैल्यू मैं q ऑफ t में पुट करता हूँ। कैसे पुट करेंगे बच्चों, पुट t इज इक्वल्स टू -1/2 इन q ऑफ t। देखो बच्चों q ऑफ t है वो p ऑफ t नहीं है। हम कोई भी नाम दे सकते हैं पॉलिनोमियल को, जैसे p ऑफ x दे देंगे, q ऑफ x कोई भी नाम दे सकते हैं। तो क्वेश्चन में इसे q ऑफ t कहा गया है, इसलिए मैं इसको q ऑफ t ही लूँगा। ओके, तो चलो अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर। कैसे वैल्यू पुट होगा, देखो बच्चों ये हो जाएगा q ऑफ -1/2। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर भी आपसे कहा था कि जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो p ऑफ
x की जगह वो हो गया था p ऑफ 1, वैसे ही यहाँ पर बन जाएगा q ऑफ t की जगह q ऑफ -1/2। तो चलो बच्चों, जहाँ जहाँ t है, देखो क्या करते हैं, जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर वेरिएबल होगा उसकी जगह पर हमें ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है। तो देखो 4 तो कांस्टेंट है, तो 4 वैसा का वैसा आ जाएगा बच्चों, 4 वैसा का वैसा हो गया। t की जगह पर मैं रखूँगा -1/2 का क्यूब। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। प्लस है इसके आगे, तो देखो प्लस लिखता हूँ मैं यहाँ पर, प्लस लिख दिया। उसके बाद में है यहाँ पर 4, तो 4 लिख दिया। उसके आगे है t का स्क्वायर, तो t की जगह पर हमें रखना है -1/2 का स्क्वायर बच्चों। फिर है -t, तो फिर से आ जाएगा -1/2 -1। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप नंबर पुट करते हो इक्वेशन में तो हर बार आप उसको ब्रैकेट लगाओ, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। नहीं तो क्या हो जाता है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाता तो ये हो जाता 4 -1/2। फिर क्यूब कहाँ लगाना है, या फिर यहाँ पर देखो माइनस माइनस के साइन में गड़बड़ हो जाती। तो हमेशा जब भी आप वैल्यू पुट करते हो बच्चों, तो वहाँ पर ब्रैकेट लगाया करो। ब्रैकेट लगाने से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, एक स्टेप बढ़ जाएगी, लेकिन आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा बच्चों। चलो इसके आगे का स्टेप हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये तो आपको आता है, बहुत बचपन से हम कर रहे हैं, मतलब 8th क्लास से आप कर रहे हो इसको। बहुत ही सिंपल है। कैसे है आएगा, देखो 4 वैसा का वैसा रह जाएगा। अब क्यूब है, तो माइनस का जब क्यूब होता है बच्चों, -1 इंटू -1 इंटू -1, सोचो -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, वो प्लस आएगा या माइनस आएगा बच्चों। 3 बार जब माइनस रहता है तो -1 इंटू -1 प्लस हो जाता है, लेकिन एक और थर्ड टाइम है इसलिए उसका साइन आएगा माइनस में बच्चों, उसका आंसर आएगा माइनस में। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो माइनस में आएगी। अब दूसरा 1/2 का क्यूब करना है हमें। चलो मैं यहाँ पर लिख ही लेता हूँ, -1/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2। ये रफ वर्क है बच्चों, रफ में बता रहा हूँ मैं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये तो माइनस में आएगा। जब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होता है तब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होते हैं, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा बच्चों। अब डिनोमिनेटर में भी वैसा ही होगा, 2 इंटू 2 4, 4 2 8। हमारा आंसर आएगा -1/8। कहाँ पर, सिर्फ पहला टर्म अभी तक हमारा हुआ है बच्चों। मैं इसको आपको इसलिए समझा रहा हूँ, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसी वजह से मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। तो कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा सर इतना सिंपल क्यों सिखा रहे हैं 9th क्लास में, बट बच्चों कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आता, इसलिए मैं उन्हें भी इतना छोटा पॉइंट भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो चलो इसके आगे प्लस यहाँ पर 4 वैसा का वैसा लिख देता हूँ। -1/2 का स्क्वायर है, तो बच्चों कैसे आएगा, -1/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2। जब 2 बार मल्टीप्लाई माइनस होता है मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाएगा प्लस। तो प्लस हम लिखते नहीं हैं, 1/2 इंटू 1/2, 1 1 = 1, 2 2 = 4, तो यहाँ पर आएगा 1/4। अब देखो बच्चों, यहाँ पर माइनस है बाहर और अंदर भी माइनस है, तो -1 इंटू माइनस क्या हो जाता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाता है बच्चों, तो वहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/2 और लास्ट में आएगा -1। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर कुछ टर्म कटते हैं या नहीं कटते। तो देखो ये 4 और 4 कट जाएगा बच्चों, यहाँ पर 4 2 = 8 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, -1/2, ये हो गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा, +1 यहाँ पर आएगा +1/2 और -1। देखो बच्चों प्लस माइनस बच रहे हैं, इसका मतलब ये देखो ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया, ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया। प्लस माइनस 0 होता है, देखो 1 - 1 0, तो हाफ माइनस हाफ 0। आपके पास अगर आधा केक है और मैंने आधा केक आपसे ले लिया तो 0 हो जाएगा। आपके पास एक चॉकलेट है, वो चॉकलेट मैंने आपसे ले ली तो आपके पास 0 बच जाएगा। वैसे ही 1 - 1 0, हाफ माइनस हाफ 0। तो यहाँ पर देखो बच्चों रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0, तो देयरफॉर रिमाइंडर इज 0। तो बच्चों क्या होगा हमारा आंसर, क्या आ जाएगा हमारे आंसर में, देयरफॉर हमारा जो डिवाइजर है, डिवाइजर g of t, therefore g of t is the factor of q of t। बच्चों इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसे चेक करना है तो लॉन्ग डिवीजन से आप चेक कर सकते हो। आप इसे सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी, क्या वहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता। मुझे कमेंट में बताओ कि सर यहाँ पर तो 0 आ गया पर लॉन्ग डिवीजन में 0 नहीं आ रहा। अगर लॉन्ग डिवीजन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बताओ, मैं आपको उसको सॉल्व करके ज़रूर बताऊँगा। ओके,
तो इसको आप जल्दी से नोट कर दो। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ आज के लेक्चर में। बच्चों एक गलती हो गई मुझसे, जो मैंने एग्जाम्पल 9 सॉल्व किया था, जैसे लास्ट वीडियो में हो गया था एक क्वेश्चन, तो वैसे ही यहाँ पर भी गलती हो गई बच्चों की। क्वेश्चन में वहाँ पर प्लस एक्स है तो मैंने माइनस एक्स लेकर सॉल्व कर दिया था। बाकी जो सोल्यूशन है वो पूरा का पूरा सही है बच्चों, तो वो आप उसको कॉपी कर सकते हो। बस उसका जो पेज नंबर 39 और एग्जाम्पल 9 था उसको हटा देंगे, एज अ एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलो जो एग्जाम्पल 9 है उसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है। बस देखो वहाँ पे क्या हो गया था, प्लस की जगह माइनस हो गया था। सोचो बच्चों वो क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्लस की जगह माइनस हो गया तो आंसर ही चेंज हो जाता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? पॉलिनोमियल में इतना इंपॉर्टेंस है प्लस माइनस का कि एक माइनस अगर चेंज हो जाए, एक प्लस का माइनस हो जाए तो आंसर चेंज, एक माइनस का प्लस हो जाए तो आंसर चेंज। तो आपको हर एक स्टेप ध्यान से करनी है। देखो मेरे स्टेप्स में तो कोई गलती नहीं हुई थी, मेरा क्वेश्चन कॉपी करते वक्त गलत हो गया। इसलिए क्वेश्चन भी जब आप कॉपी कर रहे हो एग्जाम पेपर से तो आपको एकदम एक एक वर्ड प्लस माइनस पूरा ध्यान से कॉपी करना है बच्चों। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर से इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। कैसे आएगा रिमाइंडर थ्योरम? पहला हम क्या करते हैं, डिवाइजर को 0 ले लेते हैं। तो लेट q ऑफ x इज इक्वल टू 0 बच्चों, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये सेम है, मैं फिर से नहीं बताऊंगा, ये -1 था, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बच्चों। अब देखो x की वैल्यू मिल गई है हमें, इसी x की वैल्यू को हम हमारे पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। पॉलिनोमियल मतलब डिविडेंड में पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ x। तो बच्चों हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, p ऑफ 1, ये मैंने अभी बताया था, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू जितनी भी जगह x लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम 1 पुट करेंगे। तो 1 का पावर 4 प्लस 1 का पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 1 बच्चों। देखो अब देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पर 1 का पावर 1 है, 4 है तो 1 ही आएगा, 1 का पावर 3 तो भी 1 आएगा, माइनस 2 इंटू 1 का पावर 2, तो 1 का पावर 2 मतलब 1, 1 2 सा 2, प्लस देखो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो बच्चों ये -2 है, ये +2 है, -2 प्लस 2 इज 0, 2 प्लस 2 माइनस 2 क्या होता है, 0 होता है, तो ये कट जाएंगे, 0 हो जाएगा और 1 प्लस 1 का आंसर आएगा 2। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों इस क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है। इसलिए अब हम क्या कहेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आया था तब x माइनस 1 हमारा पॉलिनोमियल का फैक्टर बन गया था, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, देयरफॉर रिमाइंडर इज नॉट 0, इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 1, और हम इसको शॉर्ट में अगर हमें लिखना है x माइनस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इतना बड़ा लिखने की जगह मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, q ऑफ x इज नॉट द not the factor, is not the factor of p of x। देखो बच्चों अभी जब हमने पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंटेशन करना सीखा था कि p ऑफ x नाम देंगे, q ऑफ x नाम देंगे, अब आपको समझ रहा होगा कि हमने पॉलिनोमियल को p ऑफ x, q ऑफ x नाम क्यों दिया। देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता पूरा का पूरा तो कैसे लिखना पड़ता, देयरफॉर x माइनस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ, ये पूरा पॉलिनोमियल लिखना पड़ता, तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता हमारा। तो हम हमारा टाइम बचाते हैं, इस तरीके से हमने हमारा टाइम बचा दिया और सिंपल कर दिया। चलो बच्चों हम आ जाते हैं एक्सरसाइज में। ये पॉइंट आपको समझ गया होगा मेरे ख्याल से, कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना बच्चों। अब देखते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज भी मैंने होमवर्क दी थी, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे पूछा कि सर एग्जाम्पल 3 हमें नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं एग्जाम्पल 3 आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बच्चों। चलो इसे भी हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहला हमारा डिवाइजर है, डिविडेंड है, मतलब p ऑफ x को q ऑफ x से डिवाइड करना है। क्यों कर रहे हैं हम ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं सर, बहुत दिमाग खराब, सर ने बोल दिया, बुक में लिखा है इसलिए कर रहे हैं बच्चों। नहीं बच्चों, यहाँ पर हमें चेक करना है क्या डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है या नहीं है। जैसे हमने नंबर्स का चेक किया था वैसे ही हम यहाँ पर पॉलिनोमियल का चेक कर रहे हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। q ऑफ x को हम 0 लेते हैं, लेट q ऑफ x इज इक्वल टू 0 बच्चों। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, क्योंकि q ऑफ x की वैल्यू है 7 प्लस 3x बच्चों। अब देखो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो
कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एक स्टेप में भी इसका आंसर आता है, लेकिन मैं समझाने के लिए एक एक स्टेप बता रहा हूँ। देखो बच्चों, ये 7 प्लस में है, दूसरे साइड जब जाता है LHS से RHS जाता है तब वो प्लस का हो जाता है माइनस। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -7। 0 - 7 का मतलब होगा -7। तो मैंने 0 - 7 नहीं लिखा है। अब यहाँ पर देखेंगे LHS में 3x है बच्चों। 3x का मतलब समझो, 3x का मतलब होता है 3 × x। ओके, तो 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये 3 जब दूसरे साइड जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -7/3। बच्चों देखो, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को हमारे पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू -7/3 इन p ऑफ x। चलो p ऑफ x में पुट करते हैं, तो ठीक है, चलो उसको ऊपर ही लिख देता हूँ, सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। p ऑफ x की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ, x की जगह पे पुट कर रहा हूँ -7/3, तो ये हो जाएगा p ऑफ -7/3। चलो इक्वल्स टू, देखो बच्चों, मैंने x की जगह पर -7/3 रखा है, तो यहाँ पर भी x की जगह पर -7/3 आएगा। तो पहला तो 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय -7/3 का क्यूब। क्लियर? क्योंकि x का क्यूब है, प्लस साइन 7x है तो x की जगह पे -7/3। देखो बच्चों, बड़ा ही सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया इसको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। जैसा पॉलिनोमियल है वैसा का वैसा ही लिखा है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो वहाँ पे -7/3 का क्यूब है, तो -7/3 मल्टीप्लाइड बाय -7/3 मल्टीप्लाइड बाय -7/3 ऐसा आ जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो देखो बच्चों, ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 बार जब माइनस रहेगा तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है, लेकिन एक और बार माइनस आ रहा है इसलिए वो हो जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, लेकिन अब 49 इंटू 7 बच्चों बताओ, 49 इंटू 7 कितना आता है? कितना आएगा हमारा? 343। कितना आएगा? 343। चेक करो 343 आता है या नहीं आता? 343 आता है? 343 आता है या दूसरा आता है? चलो चेक करो। 7 इंटू 49 इंटू 7 अगर हम करते हैं, चलो मैं साइड में कर ही लेता हूँ, चलो कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं। 49 इंटू 7, 7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 6 करते हैं तो 34 आता है। तो बच्चों मैंने सही लिखा था, 343 डिवाइड बाय 3 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो बच्चों इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पर, लेकिन देखो माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है? माइनस। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3 इंटू -343 डिवाइड बाय 27, 343 डिवाइड बाय 47। इसको भी मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, प्लस साइन है। यहाँ का मल्टीप्लिकेशन तो बड़ा ही सिंपल है, 7 इंटू -7 क्या हो जाएगा? माइनस है बच्चों, तो हो जाएगा -49/3, -49/3। अब बोलेंगे कि सर ये -49 कैसे आया? तो 7 7 ज़ा होता है 49, यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए माइनस आ गया। अब चलो, अब देखो बच्चों, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 27, क्या 3 को 27 कट कर सकता है? तो कट कर सकता है। 3 9 ज़ा 27, तो ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 27। हमारा आंसर आएगा, देखो -343 डिवाइड बाय 9, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -49/3। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो बच्चों, यहाँ पर 9 है, दूसरे में 3 है। हमें पता है जब भी हम फ्रैक्शन का प्लस या माइनस करें तब डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, नहीं तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। इसलिए देखो यहाँ पर 3 है, उसे मुझे 9 बनाना है, तो 9 बनाने के लिए देखो मैं इस फ्रैक्शन को अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो कैसे, बाकी का टर्म वैसे का वैसे रखेंगे, ये हो जाएगा -343 डिवाइड बाय 9 -49/3। इस टर्म को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो बच्चों क्या आएगा? क्या आपको समझ में आ रहा है? मैंने न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। इस मेथड को हम कॉमन डिनोमिनेशन मेथड कहते हैं। इस मेथड को, ये मेथड आपने शायद 8th में सीखी होगी, मैंने 9th के फर्स्ट चैप्टर में भी इस मेथड को पढ़ा है। ठीक है, तो इसे हम अगर सॉल्व करते हैं क्या आएगा? देखो चलो, ये तो -343 है डिवाइड बाय 9, माइनस, अब 49 इंटू 3 करेंगे
3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 14, 147 डिवाइड बाई 9। देखो बच्चों सही है क्या, ये सही है। 3 9 ज़ा 27, 7 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 14, 147 बाई 9। अब हम इसको प्लस कर सकते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो नीचे का आंसर आएगा, नीचे तो 9 ही रहने वाला है, -343, देखो फिर से गलती कर रहा था मैं, 343 माइनस 147, इसको हम प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा। देखो 3 + 7 कितना होगा, 3 + 7 0, कैरी 1, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 3 + 4 490, और साइन क्या होगा बच्चों, माइनस डिवाइड बाई 9। देखो यहाँ आ रहा है -490/0। तो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतना तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी बच्चों। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा आंसर 0 नहीं आने वाला। क्या नहीं आने वाला, 0 नहीं आने वाला। इसका मतलब हमारा जो q(x) है वो फैक्टर नहीं है बच्चों, डायरेक्टली हमें दिख रहा है क्योंकि 0 आया क्या हमारा रिमाइंडर। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, मतलब इसके आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर q(x) is not the factor of p(x)। बच्चों इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट होता है। तो चलो अब हमारा इस पॉइंट पर समझ गया होगा। अगर कोई पॉइंट में डिफिकल्टी लगती है तो आप कमेंट में बता देना। इसी क्वेश्चन को आप डिवीजन मेथड से सॉल्व करके ज़रूर रिमाइंडर निकालना, आपको पता चलेगा कि कितनी वैल्यू आती है। ये थोड़ा टफ हो जाएगा डिवीजन मेथड से करने के लिए, फिर भी आप ट्राई करना, तभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो चलो वीडियो लंबा हो जाएगा और पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं बच्चों। तो हमने यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम खत्म कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आगे की बात करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो तब तक के लिए क्या कर देंगे आप लोग, इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे बच्चों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर।